वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। उसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं खुरदुरे हो जाते हैं। इन्हें गर्म करके पूरा मुलायम नहीं किया जा सकता है, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब आपने देखा कि प्लास्टिक किस प्रकार की होती है। एक प्लास्टिक जिसको तो हम क्या करते हैं, आसानी से नरम होते हैं और ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर वो कठोर हो जाते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जो मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर कठोर और खुरदुरे हो जाते हैं और गर्म करने पर पूरा मुलायम नहीं होते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो दोबारा से उपयोग में नहीं लाए जाते, क्योंकि क्या होता है, जब ये ठंडे हो जाते हैं और इन्हें गर्म करते हैं तो ये फिर से कठोर हो जाते हैं और कोई भी आकार में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनके द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है। पॉलीथीन, पीवीसी, खिलौने, कंघियां, बाल्टियां आदि जो हैं थर्मोप्लास्टिक से बने हुए होते हैं। इसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या बनता है, टेफलॉन, बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार प्लास्टिक जो है दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों का हम लोग अंतर करते हैं। मान लीजिए कि प्लास्टिक में अंतर करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से मुड़ सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या आसानी से मुड़ नहीं सकते। आपने कभी स्विच को देखा है कि आप इधर उधर उसको मोड़ दें? हाँ, बाल्टी में अगर आप पानी भरते उसको दबाइए तो वो आसानी से दब जरूर जाती है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा अंतर है कि गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ऊष्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि ज्यादा अधिक ताप पर भी वो मेल्ट हो जाते हैं। आपने स्विच का जलना देखा है, जब क्या होता है, जब उच्च ताप दिया जाता है, वायर में स्पार्किंग होती है तो वो स्विच भी जल जाते हैं, वो दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक की बात कर लेते हैं। जो ये प्लास्टिक होते हैं इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दोनों में एक ये भी अंतर है कि इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, उदाहरण पीवीसी पाइप और पॉलीथीन। इसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको गर्म करने पर केवल एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। और बेकेलाइट और मेलामाइन भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि यदि आप इन्हें किसी सांचे में डालेंगे तो ये दोबारा से उस सांचे में नहीं ढलेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, कि एक बार हम उसको उपयोग में ला रहे हैं तो उसको कई बार उपयोग में ला सकते हैं, और कौन सी प्लास्टिक को हम ज्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता पर, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे वातावरण में क्या करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो प्रदूषण से बचने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग कम ही करें, चाहे वो कोई भी प्लास्टिक हो, चाहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या थर्मो प्लास्टिक हो, दोनों तरह की प्लास्टिक का हमें उपयोग कम ही करना है। यदि इनकी उपयोगिता के आधार पर हम देखें तो उपयोगिता के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की पाई जाती है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक वे प्लास्टिक होती हैं जो कि अपघटित हो जाती हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक वो होते हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो देखा जाए तो जो प्लास्टिक होते हैं वे जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से अपशिष्ट ऐसे होते हैं कि वो जो है क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं जीवाणु द्वारा या वातावरण के प्रभाव के अनुसार, कि कुछ समय के बाद वो अपघटित हो जाते हैं। यदि अभी मैं आपको आगे एक और टेबल दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक या और भी अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका निम्नीकरण का समय क्या होता है, कि वो अपघटित होने में कितना समय लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि प्लास्टिक का हमें उपयोग कम करना है जिससे कि वातावरण में प्रदूषण कम हो। और मैंने आपको बताया कि वो प्लास्टिक जो आप बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उन्हीं प्लास्टिक का उपयोग आप ज्यादा करें। मैंने आपको बताया कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो अपघटित हो जाती है, उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, तो इस प्रकार की प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल कम करना चाहिए जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आजकल आप मार्केट जाते हैं, आपको सब्जियां वगैरह पॉलीथीन में ही मिल जाती हैं, तो कोशिश ये करिए कि अपने बड़ों को समझाइए कि आप एक थैला लेके जाएं और उस थैले में सब्जियां लाएं, जिससे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। कहीं भी
प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम ही करना चाहिए, उससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और सभी पर भी इसका कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ता ही जरूर है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कहीं ना कहीं अगर वातावरण में प्रदूषण हो रहा है तो हम लोग उससे शिकार जरूर होते हैं। तो उन चीजों का इस्तेमाल कम करें जो वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे अपशिष्ट हैं जो क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद अपहाशित हो जाते हैं। उनको समय लगता है अपहाशित होने में, लेकिन वो अपहाशित हो जाते हैं। और उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में भी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कि जो होते हैं कुछ जो है बैक्टीरिया या किसी और अन्य तत्व द्वारा कुछ समय के बाद अपघटित हो जाते हैं और कुछ अपघटित नहीं होते हैं। एक यहाँ पे टेबल दी गई है, इस टेबल को देखते हैं और जानते हैं कि कौन से जो है जैव निम्नीकरण है और जैव अनिम्नीकरण है। जैसे आपके घर में सब्जी और फलों के छिलके बचा हुआ भोजन आती है, वो क्या होता है, 1-2 सप्ताह के बाद वो जैव निम्नीकरणी हो जाता है। मतलब यदि आप उसको कहीं फेंकते हैं, डालते हैं, तो 1-2 सप्ताह में यह अपघटित हो जाता है और दोबारा से ये वातावरण में इसके चीजें मिल जाती हैं, जिसके द्वारा ये दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। उसी प्रकार से कागज का अपहाशित होने में समय लगता है 10 से 30 दिन। 10 से 30 दिन में ये अपने आकार को खो करके, जिससे इसके तत्व हैं वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। यदि इसको जमीन में डाला जाता है तो इसके न्यूट्रिएंट सारे जमीन में मिल जाते हैं। ये जैव अपघटित हो जाता है, या ये हम कह लें ये जैव निम्नीकरणी के अंतर्गत आता है, कि इसका भी कुछ समय दिया गया है। हाँ, 30 दिन का समय है, पर ये अपहाशित हो जाता है। उसी तरीके से सूती कपड़ा भी अपहाशित हो जाता है और उसको कितना समय लगता है, 2 से 5 माह का समय लगता है, और ये भी जैव निम्नीकरणी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से लकड़ी भी जो हम उपयोग में लाते हैं उसको भी 10 से 15 वर्ष लगते हैं। आपने देखा है जो लकड़ी हम उपयोग में लेते हैं, अगर वो बची हुई, कटी हुई या कुछ भी लकड़ियां हैं, वो भी निम्नीकरणी के अंतर्गत आती हैं और कुछ समय बाद वो भी अपहाशित हो जाती हैं। ऊनी वस्त्र भी अपहाशित हो जाते हैं। ये 1 वर्ष के समय के अंतर्गत में ये अपहाशित हो जाते हैं और ये जैव निम्नीकरणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं, वो किस प्रकार के हैं, जैसे टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे हैं। उन्हें अपहाशित होने में तो बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है, 100 से 500 वर्षों का। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीजों का इस्तेमाल उस हिसाब से आप करें कि यदि वे वेस्ट हो जाएं, अपशिष्ट हो जाएं, तो उनको अपघटित होने में बहुत समय लगता है। ये जैव अनिम्नीकरणी के अंतर्गत आते हैं। ये कह दिया जाए 500 वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, कि इनको अपघटित होने में। यदि अगर आपके घर में कोई बर्तन वगैरह टूट जाता है तो वैसे तो मेल्ट होकर के ये दोबारा आकार भी ले सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसा है जो डिब्बा या धातु है, तो वो 100 से 500 वर्ष का समय लेता है अनिम्नीकरणी के लिए। इसी तरीके से प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनको तो बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, या ये कह दें कि ये अपहाशित नहीं हो पाते हैं। इसे जैव अनिम्नीकरणी कहते हैं। तो आपने देखा कैसे कि किस पदार्थ का कितना समय है, कितने समय में ये अपहाशित होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम पदार्थों का इस्तेमाल किस तरीके से करें। जी हाँ, घर में चर्चा आप जरूर करिएगा अपनी माँ से और सबसे, तो जिससे उन्हें भी पता चले, समझ में आएगा कि कैसे हम इन चीजों का इस्तेमाल करें। आगे आते हैं और प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया। अब प्लास्टिक के उपयोग के आधार पर प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के उनके नाम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टेराइलोन, मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ये सभी प्लास्टिक के रूप दिए गए हैं। अब इनको विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक को उनके नाम के अनुसार जाना जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। देखा जाए तो प्लास्टिक मैंने आपको बताया, पॉलीथीन, एक्रिलिक और स्टाइरिलोन, जिसे थर्माकोल बनता है। आप देखते हैं ना, जो थर्माकोल आपने टीएलएम बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं कक्षा में, कि मैम चलिए टीएलएम बनाते हैं, ये थर्माकोल भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। और सामान, जो भी कोई भी चीज आप अगर नई सामान खरीद के लाते हैं तो उसकी पैकिंग भी किस में दी जाती है, थर्माकोल की पैकिंग के अंदर ही होता है। उसके साथ साथ मेलामाइन बर्तन बनाने के लिए उपयोग में लाता है। आपने देखा है कि आपके घरों में बर्तन आते हैं,
कुछ कांच के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी बर्तन उपयोग में लाते हैं और मेलामाइन के बर्तन भी उपयोग में लाते हैं। बेकेलाइट घर में मैंने अभी आपको बताया आपके स्विच हैं। यदि आप कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह उपयोग कर रहे हैं तो उसका जो बाहर का आवरण है वो किसका बना हुआ है, प्लास्टिक वगैरह का ही बना हुआ है। और जो टीवी टीवी में आप मुझे देख रहे हैं, वो जो टीवी है उस टीवी का आवरण भी किसका बना हुआ है, एक प्रकार की प्लास्टिक ही है, जिसके अनुसार आप मुझे उसमें देख रहे हैं। तो देखिए प्लास्टिक की कितनी उपयोगिता है और कितना उपयोग है कि उसके आधार पर आप मुझे उसमें देख रहे हैं। अब आते हैं प्लास्टिक में एक एक प्रकार की प्लास्टिक और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में जानते हैं। अब जो पॉलीथीन है उससे क्या बनता है, थैली, न टूटने वाले बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से और जो एक्रिलिक है, कार व ट्रकों की खिड़कियों में इस्तेमाल होता है एक्रिलिक कांच का। आपने देखा है ना, जो उसके जो खिड़कियां होती हैं और जो कार के ट्रकों की खिड़कियां लगी होती हैं वो किस प्रकार की प्लास्टिक होती है। कुछ आजकल तो दरवाजों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके दरवाजे बनाए जाने लगे हैं। ट्रकों का और कार के शीशे जो हैं एक्रिलिक प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीप्रोपिलीन की, जिससे रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने के काम में लाया जाता है। नाली के पाइप आपने देखे हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो किस प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वो पॉलीप्रोपिलीन पाइप के प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक स्टेराइलोन थर्माकोल की। पैकिंग में, संचायक, सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए कितनी सारी प्लास्टिक के, आपने देखा है ना, थर्माकोल के बर्तन भी अब मार्केट में उपलब्ध है जिसमें आप खाना खाते हैं। तो ये स्टेराइलोन थर्माकोल के बने हुए होते हैं। इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये है थर्माकोल की शीट जो आपको चित्र में दिख रही हैं, जिनका आप तो अपने कक्ष में उपयोग ही करते हैं। अब बात करते हैं मेलामाइन की। मेलामाइन का उपयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। मेलामाइन आपने देखा है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं। ये एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है जो कि उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट से जो है क्या बनता है, बिजली के प्लग, स्विच तथा कंघी, पेन तथा हत्थे बनाने में काम में लिया जाता है। आपके घर में विभिन्न प्रकार के पैन पाए जाते हैं, कुकर का हैंडल है, ये सभी बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एक और प्लास्टिक है, आपके यहाँ नॉन स्टिक बर्तन अब उपयोग में लाया जाता होगा। उस नॉन स्टिक बर्तन को उष्मा प्रतिरोधी करने के लिए इसमें एक परत चढ़ाई जाती है जो टेफ्लॉन की होती है। वो भी एक तरीके का प्लास्टिक है जो उपयोग में ली जाती है। ये देखिए नॉन स्टिक बर्तन है कई सारे जो कि उपयोग में लिए जाते हैं। इस नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधित परत चढ़ाई जाती है और ये टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। तो आपने देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक है जिनका उपयोग हम अपने सहायता के लिए करते हैं।